तो लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है इसके बारे में बात की थी। अगर दो सरफेस के बीच अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो उनके बीच स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। मतलब कि सपोज आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो दोस्तों, ओके, और ये बॉडी मूव नहीं हो रही है, ये मूव करने की कोशिश कर रही है लेकिन ये मूव नहीं हो रही है। मतलब ये दो सरफेस के बीच रिलेटिव मोशन नहीं है, ठीक है। तो अगर रिलेटिव मोशन नहीं होगी तो यहाँ पर जो भी फ्रिक्शनल फोर्स होगा दोस्तों, इस फ्रिक्शनल फोर्स को स्टैटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। मतलब इस फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ओके। तो अब दोस्तों हम देखते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं उसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन देखिए दोस्तों, फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसेस व्हेन वन सर्फेस स्लाइड्स ओवर द अदर। इसका मतलब है दोनों के बीच अगर रिलेटिव मोशन है, दो सर्फेसेस के बीच अगर रिलेटिव मोशन है तो उनके बीच जो भी फ्रिक्शन होगा उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो सपोज आपने यहाँ पे फोर्स लगाया दोस्तों, इस फोर्स की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। मतलब यहाँ का सर्फेस जो है ये मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस ब्लैक सर्फेस। तो दोनों के बीच रिलेटिव मोशन है। अब दोस्तों इन दोनों के बीच जो भी फ्रिक्शन होगा यहाँ पर, ये जो भी फ्रिक्शन होगा उस फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे, ओके। होता क्या है देखिए दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट है जो कि ये सरफेस पर रेस्ट किया गया है। अब आपने यहाँ पे छोटा सा फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, बहुत ही छोटा सा फोर्स है जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा। यहाँ पे जो भी फ्रिक्शन होगा तब उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे फोर्स बढ़ाते गए दोस्तों, ये फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता गया, ओके। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है दोस्तों ये जस्ट मूव होने ही वाला है, तब ये फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम होता है, उसको लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ये हम देख चुके हैं। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट मूव होना स्टार्ट होगा, ओके। जब ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट होगा उसके बाद दोस्तों काइनेटिक फ्रिक्शन का रोल है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहेगा यहाँ पे, काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा, ठीक है। तो जब ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होगा तब स्टैटिक फ्रिक्शन होगा यहाँ पे, और जब ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा तब दोस्तों काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। दोस्तों यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं हम अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बीच, ठीक है। यहाँ पर हम एक ग्राफ बनाते हैं। तो ये ग्राफ है दोस्तों, यहाँ पर वाई एक्सिस पर आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कंसिडर करना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर ये जो अप्लाइड फोर्स है ये आपको यहाँ पर कंसिडर करना है, ठीक है, अप्लाइड फोर्स। तो जब आपने दोस्तों इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत ही छोटा सा फोर्स अप्लाई किया तो ये ऑब्जेक्ट, जब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं था तो फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं था, मतलब पॉइंट अप्लाइड फोर्स जीरो, फ्रिक्शन फोर्स जीरो। अब जब आपने यहाँ पे छोटा सा फोर्स अप्लाई किया, मान लेते हैं कि 5 न्यूटन का, ये ऑब्जेक्ट अब मूव नहीं होगा इतने से छोटे से फोर्स के लिए, तो यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स आएगा जो कि 5 न्यूटन का होगा। तो अप्लाइड फोर्स जब 5 न्यूटन का होगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी 5 न्यूटन का होगा, मतलब पहला पॉइंट आपको यहाँ पर मिला। अब ये फोर्स आपने बढ़ाया दोस्तों, मान लेते हैं कि इसको 10 न्यूटन किया तो ये भी 10 न्यूटन हो जाएगा। तो ये 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, मतलब दूसरा पॉइंट आपको ऐसे मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे जैसे आप यहाँ पर ये फोर्स बढ़ाते गए दोस्तों, ये फोर्स भी बढ़ता जाएगा ना, ठीक है। जैसे जैसे आपने ये अप्लाइड फोर्स बढ़ाते गए दोस्तों, ये फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं दोस्तों, उस पॉइंट को हम लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, करेक्ट। ये लिमिटिंग फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन का। एफ एल वैल्यू जब होगी इस पॉइंट पे दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट अबाउट टू मूव, मतलब मोशन के थ्रीशोल्ड पे होगा, ओके। थ्रीशोल्ड ऑफ मोशन, थ्रीशोल्ड मतलब जस्ट स्टार्ट होने वाला है दरवाज़ा उसका, ओके। मोशन का दरवाज़ा मतलब यहाँ पर मोशन स्टार्ट होने वाला है, ओके। अब दोस्तों जैसे जैसे आप यहाँ पर उसके आगे फोर्स बढ़ाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा। अब जब ये मूव करना स्टार्ट करेगा, अब दोस्तों स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहेगा, अब आ जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन दोस्तों स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, मतलब यहाँ पर जाने पर ये वैल्यू थोड़ी सी गिर जाएगी, ओके। और इसके बाद जो भी फ्रिक्शन होगा वो होगा दोस्तों काइनेटिक फ्रिक्शन। इसके आगे अगर आप फोर्स बढ़ाते जाते हो तो ये होगा दोस्तों काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पर ये काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है, ठीक है। ये जो है दोस्तों यहाँ से आगे ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, और यहाँ से यहाँ तक दोस्तों क्या था, ये स्टैटिक फ्रिक्शन था। यहाँ पे बॉडी मोशन में नहीं थी, ये स्टैटिक फ्रिक्शन था। स्टैटिक फ्रिक्शन जब इसके मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है तो उसको लिमिटिंग फोर्स बोलते हैं। वहाँ पे दोस्तों थ्रेशोल्ड होता है, मोशन अबाउट टू स्टार्ट होती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते हो दोस्तों फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी डिक्रीज होती है, ओके। इसीलिए दोस्तों काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है दोस्तों, ये लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। दोस्तों अगर ये ग्राफ आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना ध्यान में रखिए, अगर दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा उन दोनों के बीच, और अगर रिलेटिव मोशन नहीं होगी, ये रेस्ट पे है, तो तब स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है। जैसे हमने दोस्तों स्टैटिक फ्रिक्शन के 3 लॉज देखे थे, वैसे काइनेटिक फ्रिक्शन के भी कुछ लॉज हैं, उनको अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जैसे दोस्तों स्टैटिक फ्रिक्शन के लॉज थे वैसे ही काइनेटिक फ्रिक्शन के लॉज है, जिसमें से पहला लॉ क्या है देखिए। तो पहला लॉ क्या है देखिए दोस्तों, द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है दोस्तों जिसका वेट नीचे की तरफ एक्ट होगा, वेट mg होता है, और यहाँ पर ये नॉर्मल रिएक्शन है। अब आपने एक फोर्स यहाँ पर अप्लाई किया गया है दोस्तों, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, मोशन में है, ओके। तो जब ये ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इनके बीच कौन सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा ना। तो ये एफ के और एन के बीच का रिलेशन क्या है दोस्तों, एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, मतलब फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पर अगर कांस्टेंट लिखना है तो क्या करना होगा दोस्तों, हमें इक्वल टू कांस्टेंट लेना पड़ेगा यहाँ पर इनटू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो ये कांस्टेंट क्या होता है दोस्तों, ये कांस्टेंट होता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। पिछली बार क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस से दिखा देते हैं हम। यहाँ पे दोस्तों ये कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, इसकी वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है, ये मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। एफ इज इक्वल टू एफ के इज इक्वल टू व्हाट, म्यू के इंटू एन। तो यहाँ से अगर म्यू के की वैल्यू आपको निकालनी है दोस्तों, तो आपको क्या करना होगा, देखिए एफ के डिवाइडेड बाय यहाँ पे एन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये एफ के डिवाइडेड बाय एन इज म्यू के, और साइड में एक टेबल दिख रहा है आपको,
वहाँ पर म्यू के की वैल्यूज़ दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर मैं दोस्तों दो टेबल्स दिखा रहा हूँ आपको। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू देखिए, एल्यूमिनियम ऑन स्टील के लिए देखिए 0.61 है, और एल्यूमिनियम ऑन स्टील के लिए कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, 0.47 है। स्टील ऑन स्टील के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है देखिए दोस्तों, 0.74 है। और स्टील ऑन स्टील के लिए कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, 0.57 है। तो ये म्यू के इज़ ऑलवेज लेस देन म्यू एस, दिस यू हैव टू रिमेंबर। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा लॉ क्या है। दूसरा लॉ वही है जो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए था। तो दूसरा लॉ क्या है दोस्तों, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब एफ के जो है उसकी वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं होती है, ठीक है। तीसरा लॉ देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एफ के डिपेंड्स ऑन, मतलब ये फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करेगी। मतलब रफ सरफेस के लिए अलग होगा, स्मूथ सरफेस के लिए अलग होगा, और मटेरियल पे डिपेंड करेगी। जैसे कि टेबल में आप देख चुके हो अलग अलग मटेरियल के लिए एफ के की वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। तो ये तीन लॉज तो दोस्तों यहाँ पर सेम है जो हमने लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में पढ़े थे, ठीक है। सिर्फ एक एक्स्ट्रा लॉ यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जो कि है देखिए फोर्थ लॉ क्या है देखिए, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो ये दोस्तों रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन कब, ये प्रोवाइडेड, मतलब अगर रिलेटिव वेलोसिटी बहुत ही कम नहीं है और बहुत ही ज़्यादा नहीं है, तब ये जो है ये लॉ वैलिड होगा, ठीक है। ये लॉ कब वैलिड होगा दोस्तों, इफ रिलेटिव वेलोसिटी इज नाइदर टू स्मॉल नॉर टू लार्ज। मतलब मीडियम वेलोसिटी के लिए आप बोल सकते हो कि एफ के डज नॉट डिपेंड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये चार लॉज आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ये लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का पार्ट खत्म होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन का ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। इसके ऊपर हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो अपना जो एक्सरसाइज है उसके अंदर देखिए दोस्तों, पेज नंबर 113 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 और सब क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अ बॉडी ऑफ मास 37 kg रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो यहाँ पर दोस्तों एक ऑब्जेक्ट है जो कि रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा गया है। ये हम मानते हैं कि रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इसके ऊपर रखा गया है। इसका मास कितना है दोस्तों, इसका मास जो है वो 37 kg दिया गया है। जी की वैल्यू हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे 9.8, ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आगे पढ़िए दोस्तों, देखिए द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टार्ट द मोशन इज 68.5 न्यूटन। तो इसको जस्ट मूव करने के लिए यहाँ पर दोस्तों आपको 68.5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना होता है। ये जस्ट अबाउट टू स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो उस पॉइंट पर दोस्तों यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होता है, उस पॉइंट पर फ्रिक्शन क्या होता है, ये फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, वो भी इतना ही होगा 68.5 न्यूटन, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है उसके बारे में बात करते हैं। आगे बढ़िए दोस्तों, इन ऑर्डर टू कीप द बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब ये जो बॉडी है यहाँ पर देखिए, ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, इन ऑर्डर टू कीप द बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब इस बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने के लिए क्या लगाया है, अ फोर्स ऑफ 43 न्यूटन इज नीडेड। तो इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने के लिए यहाँ पर फोर्स आपको 43 न्यूटन अप्लाई करना पड़ता है। अब ये मोशन में दोस्तों, अब ये मोशन में तो यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा, यहाँ पर होगा दोस्तों फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। वो कितना होगा, वो भी होगा यहाँ पे 43 न्यूटन। यहाँ पे जब मोशन जब स्टार्ट होने वाली है, अबाउट टू स्टार्ट है, तब यहाँ पर दोस्तों फोर्स, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। और एक बार मोशन स्टार्ट हो गई तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है, मतलब अब कम फोर्स लगेगा इसको मूव करने के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़िए दोस्तों, क्या पूछा गया देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आपको यहाँ पे दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है, एंड बी कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और आपको यहाँ पे म्यू के भी फाइंड आउट करना है, ओके। तो म्यू एस फाइंड आउट करने के लिए हम इस कंडीशन का यूज़ करेंगे, म्यू के फाइंड आउट करने के लिए हम इस कंडीशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट होगा, देखिए इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट होगा। वेट कितना होता है, एम इंटू जी, 37 इंटू 9.8। तो ये सरफेस भी इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, और नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी, इसकी मोशन इस डायरेक्शन में नहीं है, तो नॉर्मल रिएक्शन और ये सेम होगा, मतलब ये भी कितना होगा 37 इंटू 9.8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों म्यू एस और एफ एल के बीच आपको रिलेशन पता है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एफ एल की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 68.5 इज इक्वल टू म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना है दोस्तों 37 इंटू 9.8, ठीक है। तो यहाँ से म्यू एस की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 68.5 डिवाइडेड बाई क्या होगा दोस्तों, ये 37 इंटू 9.8, ओके। इसको अगर आप सॉल्व करोगे दोस्तों तो आपको आंसर मिल रहा है यहाँ पे देखिए 0.1189। आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ी गलती हो गई है, यहाँ पे 0.4660 दिया हुआ है, ये हमारा आंसर करेक्ट है दोस्तों, 0.1189 ये होगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, ओके। अब कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे दोस्तों, जब ये आप 43 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, तो ये फोर्स भी फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका वेट स्टिल नीचे की तरफ एक्ट होगा। वेट कितना होता है, सेम होगा यहाँ पर 37 इंटू 9.8, ओके। और ये सरफेस इसके ऊपर सेम नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा दोस्तों 37 इंटू 9.8, ओके। दोस्तों एफ के फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ये हम देख चुके हैं,
एफ के की वैल्यू कितनी है 43 है, इज इक्वल टू म्यू के की वैल्यू हमें पता करनी है इनटू नॉर्मल रिएक्शन कितना है 37 इंटू 9.8। ओके दोस्तों, यहाँ पर म्यू के की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये टर्म इधर लेके आनी होगी 43 डिवाइडेड बाय 37 इंटू 9.8। ये अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 0.1185। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी गलती की है मैंने दोस्तों, ये देखिए 0.1889 है, सॉरी ठीक है 0.1189 नहीं है 1889 है। ठीक है, तो ये देखिए म्यू एस की वैल्यू जो है म्यू के वैल्यू से ज़्यादा आ रही है। देखिए म्यू के की वैल्यू क्या है 0.1185 है, यहाँ पर देखिए 0.1889, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू छोटी है। अब दोस्तों बहुत ही छोटा सा पार्ट बचा हुआ है जो कि है रोलिंग फ्रिक्शन और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।